दोस्तों स्वागत है आप सभी का एचडी क्लास यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस लेखपाल भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला। इसमें हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिरी में आप जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन कंप्यूटर के संदर्भ में सही है, यानी कंप्यूटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। साथियों कह रहा है कि यह आंकड़ों के भंडारण वाली एक युक्ति है, यानी जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को भंडारण करता है, जाहिर सी बात है स्टोर करता है ना। कह रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि यह आंकड़ों का एनालिसिस करता है, यानी विश्लेषण करने में भी सक्षम होता है। जाहिर सी बात है भाई कंप्यूटर विश्लेषण करके ही जवाब देता है, सही है। पूर्ण गोपनीयता को भी बनाए रखता है, यानी डाटा को कहीं और शेयर नहीं करेगा जब तक आप शेयर नहीं करोगे, सही है। कभी कभी वायरस के द्वारा ये संक्रमित भी होता रहता है, वायरस इफेक्ट करता है कंप्यूटर को। आप कहोगे सर यहाँ चारों स्टेटमेंट हमारे सही हो जा रहे हैं, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। आपने भी सही उत्तर लगाया होगा। ये परिभाषा तो ऐसे कभी नहीं पूछता, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि आखिर में कंप्यूटर दरअसल है क्या। तो ये भाई कुछ और नहीं होती है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डाटा जो हम इसको देते हैं, यानी जो इसको इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। अलग चीजें हैं, डाटा इंफॉर्मेशन अलग चीज है साथी, ठीक है। तो जो डाटा होता है उसे ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। हम जो भी इसको डाटा देते हैं उसे वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। फिर उसका साथी क्या करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है। यानी डाटा को एक्सेप्ट करना कंप्यूटर का काम है। जब हम उसे कोई डाटा देंगे तो उसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके साथ ही उसे प्रोसेस करेगा, यानी जो प्रक्रिया करेगा। उसके बाद ये हमें क्या करेगा, आउटपुट देगा। अगर वो चाहता है तो उस आउटपुट को भविष्य के लिए साथ ही स्टोर भी कर सकता है कि नहीं, अपने अंदर रख लेता है। हम लोग बाद में उसका प्रयोग करते रहते हैं, है कि नहीं है। तो ये स्टोर भी कर सकता है। यानी अगर कहा जाए सिंपल शब्दों में, अगर आपसे कोट करके पूछे तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो बुनियादी काम होता है वह एक डाटा को स्वीकृत करना होता है, वह डाटा को सूचना में प्रोसेस करना होता है। यानी डाटा जो होता है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा कि डाटा जो होता है साथी, इसका कोई अर्थ अपना खुद का नहीं होता है, इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं होती है ना। बाकी जब कंप्यूटर इसका प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके जब कोई सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो इस सूचना की कोई वैल्यू होती है, इस सूचना का कोई अर्थ निकलता है। यानी कहा जा सकता है कि डाटा का कोई अपना स्पष्ट अर्थ नहीं होता है, जबकि सूचना का स्पष्ट अर्थ होता है। बस ये पॉइंट याद रखना, कोट करके एग्जाम में पूछेगा, घबराना नहीं है ना। इंफॉर्मेशन का अपना अर्थ होता है, डेटा का अपना अर्थ नहीं होता है, ठीक है। और अगला देखेंगे तो डाटा और सूचना को क्या करता है, स्टोर करके अपने पास रखता है। ये काम भी कंप्यूटर करता है भाई, डाटा जो डालते हैं वो भी रखता है, सूचना जो हम लोग वो आउटपुट के रूप में देता है वो भी अपने पास रख लेता है, मेमोरी सेव करके रखता है, ठीक है। सूचना का क्या ये करता है साथी, एनालिसिस भी करता है, विश्लेषण भी करता है। जाहिर सी बात है कंप्यूटर कभी कभी वायरस के द्वारा साथी संक्रमित भी हो जाता है, अफेक्टेड भी हो जाता है। अगला करा के निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है। तो कंप्यूटर का मेन उद्देश्य क्या होता है, क्या आपको ड्राइंग और डिजाइन कराना ही उसका मेन उद्देश्य है। तो आप कहोगे नहीं सर, इसका ये मेन फंक्शन तो नहीं है। मनोरंजन कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, गेमिंग कराना मुख्य उद्देश्य है, नहीं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि वो डाटा का भंडारण करेगा, भंडारण में चाहे उसको अपने पास रखेगा, चाहे स्वीकृत करेगा, है ना। उसका फिर प्रसंस्करण करेगा, वही प्रोसेस करेगा साथ ही, और उसके बाद उसको हम लोग पुनर्प्राप्ति भी कर सकते हैं, रीस्टोर भी कर सकता है। तो ये चौथा वाला विकल्प इन सब में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस कार्ड से आप कहोगे सर केवल 4, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो क्लियर होगा कि यार कंप्यूटर का दरअसल प्राथमिक काम क्या होता है कि जो जानकारी उसे दी जाती है, जो डेटा उससे मिलता है, उसे वो संग्रहित करता है, उसका प्रसंस्करण करता है और पुनः प्राप्त करता है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर की सहायता से हम गेमिंग, मनोरंजन, ड्राइंग, डिजाइन ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर का मेन काम नहीं होता है। कंप्यूटर की मूल भाषा साथी मशीनरी लैंग्वेज होती है, यानी मशीनी भाषा होती है, ध्यान रखेंगे। इसे हम मशीनी कोड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग की सबसे निचली भाषा होती है साथी, उसी को ही मशीनी भाषा बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के दो घटक होते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। तो बताइएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक होते हैं, दो मेजर घटक होते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं साथी, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग नोट्स को अपडेट करते रहिएगा जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, क्योंकि आप जानते ही हमारा पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज साथी चैप्टर वाइज होता है ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर वाइज होता है, तो जो भी आपको नोट्स मिल रहा है
उस नोट्स को आप अपडेट करते रहिए। जो आपके पास नोट्स है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने बनाया है, उसको जो पॉइंट में एक्स्ट्रा लिखवाऊं, जो अगर आपको लगे कुछ नया है तो उसे आप अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है साहब, है ना, पढ़ने का। ठीक है, तो ये काम आप लोग करते रहिएगा और यकीन मानिए कि 15 में 15 दिलाएंगे। बस इसके लिए आप थोड़ा सा मेरी भी हेल्प कर दीजिए और हेल्प ये कर दीजिए कि वीडियो को साथ ही शेयर जरूर किया करिए, लोगों दोस्तों के साथ साथ इसको शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का काम नहीं है। तो कंप्यूटर क्या नहीं करता, आप मुझे बताओ। क्या वो इनपुट का काम नहीं करता? बोलोगे सर करता है, प्रोसेस करता है, कंप्यूटर करता है। अंडरस्टैंडिंग होता है क्या कंप्यूटर के अंदर? वो खुद से कुछ समझ सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ नहीं होता है। यानी उस कंप्यूटर की सबसे बड़ी मरीज यही होती है, खुद से सोचना बंद है। लेकिन क्या वर्तमान में ये चीजें नहीं पॉसिबल है? आप कहोगे सर पॉसिबल है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही काम, एआई का जो हमारी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो इस समय चल रहे हैं साथी, इसमें एआई को इन्वॉल्व करने की पूरी प्रयास है ताकि कंप्यूटर खुद से सोच सके। ऐसा इंटेलिजेंस उसके अंदर लाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। लेकिन अभी तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं है। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर साहब। ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि कंप्यूटर की स्वयं की सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं है। अगला, डाटा डाट के द्वारा कंप्यूटर को दिए गए आदेश का क्रियान्वयन गणितीय और तार्किक क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे हमने कंप्यूटर में इंटर कर दिया 1+2, तो भाई ये हमको दे देगा जवाब 3। लेकिन क्या कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है जो ये इस तरह का गणितीय चीजें बताएं? या हमने उससे कह दिया कि भाई, हमने कंप्यूटर को कह दिया कि 1 और हमने एक चिन्ह दे दिया साथी, एक कहने सही होगा, हमने कंप्यूटर से कह दिया 5 और हमने ग्रेटर देन लगा दिया साथी, और हमने ऐसे 4 साइन मान लीजिए बना दिया। ठीक है, तो अब ये क्या था? ये तार्किक है, ये लॉजिक है कि भैया यहाँ 4 है तो जाहिर सी बात है 4 जो है 5 जो है बड़ा है इन चारों से। तो ये आप कहोगे सर ये तो लॉजिक है। भाई ये तो लॉजिक है, वास्तव में तो नहीं है। लेकिन ये सर जो है साथी ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये अंक गणितीय है, डाटा है ना। आप कहोगे बिल्कुल सर, यानी ये गणितीय है। देखिए ये गणितीय फैक्टर है और ये तार्किक है, ये तार्किक फैक्टर है। ठीक है, ये लॉजिक है, तो लॉजिक में गणितीय नियम नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको गणितीय नियम लगता है। अब ये दोनों प्रोसेस यानी लॉजिक भी और गणित का प्रोसेस भी, ये कहाँ कंप्लीट होता है? तो यहाँ पे साथ ही ध्यान रखना होगा कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसी के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू में आप जानते हैं होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो साथ ही ये काम करता है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये काम कंप्लीट करता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जहां भी अगर आपको गणितीय और तार्किक क्रिया दिखाई दे वहां पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ही जवाब देना है, एएलयू को ही जवाब देना है। ठीक है साहब, देखना जरा। अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कंप्यूटर की संरचना को, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्रोसेस यूनिट हम लोग लगाते हैं, जो बगल में बक्सा होता है। पर्सनल कंप्यूटर अगर आप देखिए, लैपटॉप मत देखिएगा, पीसी को अगर आप देखते हैं साथी, तो उसमें एक बॉक्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीपीयू, उसी के अंदर प्रोसेसर होता है। और दो काम और होता है कि हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इंटर करते हैं, तो इनपुट डिवाइसेज होती हैं, इनपुट इकाइयां जिसे आप बोलते हो। इनपुट इकाई में आप देखते हैं आपका कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, तो ये दूसरे घटक हो जाते हैं, जितने भी इनपुट हैं वो सब कुछ। और अंतिम में क्या होता है साथी, वो आउटपुट डिवाइसेज होती है। तो ये मेनली 3 ही चीज होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर यूपीएस लगा देंगे तो वो भी इनपुट डिवाइस, तो इनपुट में सब आ जाएंगे, आउटपुट में सब आ जाएंगे, और सीपीयू मतलब वो पूरा का पूरा बॉक्स के मदरबोर्ड के अंदर होता है, पर वो पूरा बॉक्स ही सीपीयू के नाम से जाना जाता है। तो ये कंप्यूटर की संरचना के 3 पार्ट होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? अब इसमें जो सीपीयू होता है ना, जब भी आप हम सीपीयू को ओपन करेंगे तो सीपीयू होता कहाँ है ये बात भी क्लियर हो जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा बक्सा है और बक्से के अंदर निकलता है साथी क्या, मदरबोर्ड निकलता है। और इस मदरबोर्ड के अंदर इसे चिप के आकार का बना होता है, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल प्रोसेस यूनिट यानी सीपीयू। आगे चल के और विस्तृत में इस पर चर्चा हम करेंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, तो इसी के अंदर होता है साथी हमारा सीपीयू होता है, मदरबोर्ड के अंदर होता है सीपीयू, है ना। और इस सीपीयू में आप देखेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? इसी के अंदर सीपीयू के अंदर एएलयू लगा रहता है, इसके अंदर सीयू लगा रहता है जो मेन काम करता है साथी, और इसके अंदर एक होता है साथी मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो अभी हम सब पे चर्चा करेंगे, घबराना नहीं है। देखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, तो यह इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डेटा या निर्देश का प्रोसेसिंग करता है
और आउटपुट इकाई को सौंप देता है या मेमोरी में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। जैसे आपको समझाना है, देखिए समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि हमारे पास एक सूचना थी, वो है हमने लिखा कि RAM, ये हमने इंफॉर्मेशन दिया 3 शब्दों का। अब ये इंफॉर्मेशन पहुंचा किसके पास साथी, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट यानी सीपीयू के पास पहुंचा, जो हमारा बेचारा सीपीयू था, ठीक है। तो इसके कंट्रोल प्रोसेस यूनिट के पास पहुंचा, तो इसने कहा यार ये कोई और नहीं राम शब्द है, तो राम किसी पर्सन का नेम हो सकता है। इसने प्रोसेस करके 2 बात दिया कि यार देखो राम जो शब्द है ना, मेरे अकॉर्डिंग या तो ये कोई पर्सन हो सकता है, या तो ये कोई लॉर्ड राम हो सकते हैं। भाई यही तो हो सकता है, लॉर्ड राम हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस करके, प्रक्रिया करके हमें आउटपुट दिया कि बेटा ये राम हो सकता है, कोई पर्सन, या तो ये लॉर्ड राम हो सकते हैं, है ना, मतलब ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है ना। तो ये प्रोसेस करता है, यानी जो हमने इसको इनपुट दिया, इसको ये क्या करता है, जो डेटा हमने दिया, जो हमने इसको निर्देश दिया, उसको वो प्रोसेस किया, प्रोसेस करके वो आउटपुट निकाला। अगर वो चाहे तो ये आउटपुट को भाई हमारी स्क्रीन पे दिखा देगा, हम समझ लेंगे, उसको हटा देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो इसको हम सेव करके रख लेते हैं कि भाई इसका ये अर्थ होता है, यानी मेमोरी में सेव भी कर सकता है। 3 घटक इसके अंदर होते हैं, अगर आप देखेंगे तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है साहब। अब अगर आप देखेंगे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट साथी ये एक प्रकार का डिजिटल सर्किट होता है, जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक होता है। यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारे सीपीयू का ही एक पार्ट होता है। यह बाइनरी डेटा आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे इसके आविष्कार को लेकर के, जो कि 2 अंकों का एक आंकड़ा होता है 0 से 1 के बीच में, उनका अंक गणितीय संचालन करता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग भी करता है, और उनका तार्किक संचालन, आगे हम एंड और नॉट के बारे में पढ़ेंगे, उनका भी संचालन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ALU क्या करता है, अंक गणितीय संचालन भी करता है और तार्किक संचालन भी करता है। इसको ध्यान रखिएगा साहब, है ना। अगला कह रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस सवाल को आप नहीं कर पाओगे क्या, पेपर में अगर आ जाए तो आप बोलोगे सर इनपुट डिवाइस का प्रबंधन, ये सब तो कोई मतलब है नहीं है, मेमोरी मतलब नहीं है, गणना करेगा और तार्किक संक्रिया को करेगा। ये सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साहब, कोई डाउट नहीं है ना। अगला कर लोगे ना आप ऐसा क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला एक और पार्ट हम लोगों ने डिस्कस करनी है, कंट्रोल यूनिट। इन सब पर हम डिटेल में और चर्चा आगे करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो पहला वीडियो है, अभी तो बेसिक बेसिक चीजें, फिर धीरे धीरे गहराई में उतरते हम लोग चले चलेंगे। एक अभी सवाल नहीं छोड़ेंगे, बस आप 800 क्वेश्चन हमसे कर लीजिए, 15 में 15 नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, सब कमेंट खुला रहेगा इसका, है ना। देखिए करा यार निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट के कार्य है। तो कंट्रोल यूनिट क्या कहता है, यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन ऑपरेशन को साथ ही नियंत्रित करता है। ये बात सही है। दूसरा, भाई जाहिर सी बात है, जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, हमारे सीपीयू के अंदर होता है, वो कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं उन सब पर नियंत्रण रखता है, मस्तिष्क की तरह काम करता है। यह कंप्यूटर की जितनी भी इकाई होती है उनका नियंत्रण, प्रबंधन और इनके बीच डेटा या निर्देश के हस्तांतरण को भी नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। आपको ध्यान होगा, मैंने बताया कि हमारे सीपीयू के अंदर पार्ट होता है, साथ ही ALU होता है। यानी अगर मैं वो वही चिपा वाला सीपीयू बना रहा हूँ, मदरबोर्ड मत समझ लेना। एक बार ऐसे क्लास में बना रहा था, लोग बार बोलते मदरबोर्ड नहीं। अगर मान लीजिए कि ये है, तो इसके अंदर साथी हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक हमारा होगा साथी कंट्रोल यूनिट यानी CO। तो ये ब्रेन है समझ लीजिए, और ये दोनों लोग मिल करके साथी यहाँ पे प्रोसेस इसको करते हैं, निर्देश करते हैं, और ये आगे जो है साथी ट्रांसफर करते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो होता है कंट्रोल यूनिट, इसका काम होता है कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं उनको ये ऑपरेट करेगा, हेड होगा, चीफ होगा, इसीलिए तो उसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं साहब, है ना। दोनों स्टेटमेंट साहब यहाँ सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए इसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ नर्व सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो सूचना दिमाग को देता है वही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो एक तरह से कंट्रोल यूनिट साथी, इसको हम कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सभी पार्ट को नियंत्रित करता है। जैसे हमारे दिमाग से सारी नसें जुड़ी हुई हैं, ऐसे ही इसी से जो है पूरे कंप्यूटर का पार्ट जुड़ा हुआ है साहब, है ना। कंप्यूटर की जितनी भी इकाई है उनका नियंत्रण करेगा, उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट भी ये देखते हैं, साथ साथ में उनके बीच जो ये डाटा होता है, जो निर्देश होता है, उसको ये हस्तांतरण करने का भी काम करते हैं, उसका नियंत्रण भी ये करते रहते हैं, ठीक है। और यह जो ALU होता है और मेमोरी होता है, इनके बीच भी डेटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं। मजे की बात ये देखिए, इन्हीं के साथ ALU भी लगा, लेकिन ये भाई साहब ALU को भी देखते रहते हैं।
यानी एएलयू और मेमोरी के बीच में जो डेटा के स्थानांतरण होते रहते हैं उसको भी ये भाई साहब मैनेज करते हैं। इतने अच्छे हैं आपके ये कंट्रोल यूनिट साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी यूनिट नहीं है। अब देखिए तीसरा जो पार्ट था, अगर आपको ध्यान होगा, हमने मेमोरी यूनिट पे चर्चा की थी कि कंप्यूटर का पार्ट में सीपीयू के बाद साथ यहाँ पे मेमोरी यूनिट होगा। मेमोरी यूनिट पर हम और चर्चा करेंगे, बस ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, मेमोरी यूनिट आप जानते हैं साथी ये दो तरह से होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी यूनिट और होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये होता है साथी प्राथमिक, है ना, प्राथमिक होता है और द्वितीयक होता है। द्वितीयक ऐसा होता है कि जिसमें हम चीजों को सेव करके रख लेते हैं, बिजली कटने के बाद प्राइमरी का तो हट जाता है, लेकिन सेकेंडरी वाला जो है ये हटता नहीं है साथी, है ना। फिर अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी के अंदर अगर आप पाएंगे जो प्राथमिक मेमोरी होती है, वैसे बेसिकली इसको तो आगे चल के हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है साथी, है ना। प्राथमिक मेमोरी को अगेन दो पार्ट में डिवाइड हम लोग कर लेते हैं, एक तो होता है रैम होता है और रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम होता है। ये दोनों पार्ट होते हैं इसके, रैम होता है और रोम होता है। ये दोनों को दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी तो दिया है, लेकिन इसमें रैम रोम कहीं नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगेन जब हम फिर से रैम को देखते हैं साथी, तो उसमें रैम के भी दो पार्ट आते हैं, तो स्टैटिक रैम होता है और एक आपका डायनेमिक रैम होता है। यानी रैम के अंदर आप देखोगे तो स्टैटिक रैम होता है साथी, SRAM होता है, स्टैटिक इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है डायनेमिक रैम, DRAM होता है, डायनेमिक रैम। तो ये दोनों रैम के पार्ट है, पर इसमें दिया नहीं है साथी, है ना। इस रैम दिया हुआ है तो ये भी आपका प्राथमिक के अंदर ही आ जाएगा रैम, क्योंकि SRAM ये प्राथमिक होता है साथी, है ना। जबकि DRAM भी, ये भी आपका प्राथमिक है पर ऑप्शन में है नहीं। रोम को अगर हम लोग देखेंगे तो रोम के कई पार्ट होते हैं वैसे तो, है ना, तीन इंपॉर्टेंट है। PROM, ठीक है, प्राइमरी रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है, प्रोम जिसको बोलते हैं, है ना। फिर इसी तरह से EPROM होता है, PROM होता है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे EEPROM होता है, तीसरा मैं ये लिख दूं EEPROM, ठीक है, EEPROM, ठीक है। इन सब पे चर्चा होगी, PROM। तो इस तरह से आप देखो PROM, EEPROM ये सब। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ये सेकेंडरी होता है, याद रखेंगे ये द्वितीयक होता है साथी, है ना। क्या होता है तो आप पता नहीं, ये द्वितीयक होता है क्योंकि यहाँ से डाटा डिलीट नहीं होगा, लाइट कट भी जाएगा यहाँ से, तो लाइट कटने के बाद डेटा मान लीजिए डिलीट भी हो सकता है। पर ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं, पेन ड्राइव होता है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिन्हें हम डाटा को सेव रखते हैं और वहां से डाटा साथी हटती नहीं है। ठीक है, बाकी मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक घटक होता है। इसका उपयोग जो हमारे डाटा होते हैं, जो हमारे निर्देश होते हैं, जो हमारे सूचना होते हैं, इनको स्टोर करना होता है, अपने पास में रखना होता है। दरअसल ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हमारा प्राइमरी हो सकता है, एक हमारा द्वितीयक हो सकता है। प्राथमिक मेमोरी को हम दो पार्ट में बांटते हैं, तो रैम हो सकता है, दूसरा हमारा रोम हो सकता है साथी, है ना। रैम के अंदर आप देखेंगे तो SRAM होता है, स्टैटिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी तरह से रोम होता है साथी, इसके PROM, EPROM और EEPROM होते हैं। आगे इनकी चर्चा और किया जाएगा, घबराना नहीं है भाई। देखिए कंप्यूटर की बहुत विशेषता होती है, कंप्यूटर तेज चल सकता है, कंप्यूटर सही सूचना दे सकता है, कंप्यूटर कई लोगों का काम कर सकता है, कंप्यूटर बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में आसान कर सकता है। कंप्यूटर की कई विशेषता होती है, विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशन भी होती है। क्या लिमिटेशन होती है, ये कह रहा कि कंप्यूटर की सीमा क्या हो सकती है, तो भैया इसकी ये बुद्धिहीन होता है, इसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, यानी खुद के सोच से कोई जवाब आपको नहीं दे सकता है। दूसरी चीज ये एक्सपेंसिव हो जाता है, कंप्यूटर का कोई पार्ट बिगड़ जाए देखो लेने के देने पड़ जाते हैं, खोजना पड़ता है मार्केट में, फिर डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट, और पैसा इतना खर्च हो जाएगा पूछो मत भाई। इसकी लिमिटेशन है, वायरस इसको हिला सकता है, तो वायरस का इसके ऊपर खतरा होता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। यानी उपयुक्त सभी स्टेटमेंट साथ ही सही है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर आपका सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं भैया इसके पास स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यानी ये भाई साहब बुद्धिहीन होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफी महंगे होते हैं, इसीलिए भाई साहब एक्सपेंसिव भी होते हैं। वायरस का खतरा इन पर मंडराता रहता है। विद्युत पर ये निर्भर रहते हैं, लाइट गई तो कंप्यूटर बंद। हालांकि अब कुछ लोग कहेंगे सर इन्वर्टर चलता है, तो वो भी तो विद्युत है महाराज है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं एलन ट्यूरिंग को इन्हें कंप्यूटर साइंस का जनक मानते हैं, तो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। जबकि कंप्यूटर का जनक अगर आपसे पूछे किसे माना जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो होते हैं साहब चार्ल्स बेबेज जी को माना जाता है। ठीक है,
आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। ध्यान रखिए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो इन्हें भी चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। अलियट ट्यूरिंग को हटाइए, चार्ल्स बेबेज को ही आधुनिक कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जबकि कंप्यूटर साइंस का जनक साथ ही ये जो है माना जाता है किसे, एलन ट्यूरिंग को। एक होता है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। आज के जितने भी कंप्यूटर हैं, वर्तमान के सभी कंप्यूटर इस पर चलते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्तमान के जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी पर्सनल कंप्यूटर चल रहे हैं, वो सब संग्रहित प्रोग्राम यानी स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की संकल्पना पर काम करते हैं। यानी एक मेमोरी के अंदर सारा प्रोग्राम फिट किया रहता है और उसी को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है साथी, है ना, और उसी से हम जो है मल्टीपल काम करते हैं। इसी को बोलते हैं कि स्टोर्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर्ड होगा साथी, डाटा प्रोग्राम सब कुछ स्टोर्ड होगा, अलग से कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग करना पड़ता था, कुछ अलग काम करना तो कंप्यूटर के अंदर अलग से चिप डालना पड़ता था, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पर यानी स्टोर्ड प्रोग्राम पर ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो वर्तमान में जितने पीढ़ी हैं, अगर आपसे सवाल कभी उल्टा सीधा करके पूछे तो बताना वो स्टोर्ड प्रोग्राम बेस्ड पर चल रहा है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन मान न्यूमैन के द्वारा दिया गया था और ये सवाल यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति है नेपियर बोन्स, इन्होंने नेपियर बोन्स एक युक्ति है जिसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। स्लाइड रूल का आविष्कार साथी है विलियम ऑटरेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ब्रिटिश गणितज्ञ साथी इकारा के चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था और ये साथी भाप से चलता था और ये गणनाएं काउंटिंग कर सकता था। सबसे पहले 1822 में भाई साहब इन्होंने शुरुआत करी हुई चार्ल्स बेबेज जी ने, और इन्होंने डिफरेंस इंजन नाम का एक युक्ति बनाया जो कि छोटी मोटी गणनाएं साथी कर रहा है। लेडी एडा अगस्टा को दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। देखिए डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इन दोनों का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। डिफरेंस इंजन को 1822 में बनाया था, जबकि एनालिटिकल इंजन को 1842 में बनाया हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। और ये जो एनालिटिकल इंजन है वो पंच कार्ड के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे आगे चल के आप देखेंगे तो एक प्रकार का समझिए मेमोरी यूनिट था पंच कार्ड, है ना। पंच कार्ड एक प्रकार का समझिए मेमोरी यूनिट था जो पहले जब सिलाई बुनाई कपड़े जो बनते थे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट उसमें यूज होता था। लेकिन एक दिन समझ में आया, किसको समझ में आया कि इन्होंने क्या किया, पंच कार्ड बनाया हुआ है। ये हम लोग चर्चा करेंगे किसने बनाया है। और पंच कार्ड के सिस्टम पर जो है साथी इनका जो एनालिटिकल इंजन है वो काम करता था। और एनालिटिकल इंजन को बनाया किसने, चार्ल्स बेबेज ने। देखिए मैं आपको कंप्यूटर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ। अगर आप कभी सीएस की तैयारी करना है ना, कंप्यूटर साइंस की पढ़ना, कभी अगर क्लास कराएंगे अपने भविष्य में कभी भी, तो वहां पे मैं आपको बहुत गहराई में लेकर चला जाऊंगा। पर यहाँ हमें इंजीनियर नहीं बनना है ना, हमारा एग्जाम निकलना है, इसलिए हम लोग उन पॉइंट पर बेसिक फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ जाए, उतनी ही बात करें जो हमारे एग्जाम में फंस जाए, है ना। तो भैया चार्ल्स बेबेज ने दो काम किए, तो डिफरेंस इंजन बनाया और एनालिटिकल इंजन बनाया। हुआ क्या, एक व्यक्ति है अमेरिका की है जिनका नाम है लेडी एडा अगस्ता है। इन्होंने क्या किया ना कि जो ये डिफरेंस इंजन था इसके अंदर प्रोग्राम फिट किया कि भाई तुम्हें करना क्या है। तो इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन है साथी इसके अंदर प्रोग्राम फिट कर दिया। और आपको बताया कि किसी सिस्टम के अंदर प्रोग्राम फिट करने वाली ये पहली महिला बनी, यानी दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा गया लेडी एडा अगस्टा को। समझ रहे हो। और ये जो दो अंकों की बाइनरी प्रणाली है 0 से 1 वाली, ये भी इन्होंने ही दिया, लेडी एडा अगस्ता। तो भैया इनका नाम याद रखना, अगर पूछ ले गलती से कि बाइनरी प्रणाली किसने दिया या दुनिया का प्रोग्रामर किसे कहते हैं, तो मेरा नाम नहीं इन्हीं का नाम बताना। अगला सवाल, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी का आविष्कार किसने किया। अमेरिका के दो लोग थे साथी। जब पूरी दुनिया गड़बड़ा रही है तो 1939 की घटना है, 1939 की घटना है, जब दो लोग हैं साथी, याद रखेंगे, एक जन का नाम है एटॉन्सॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, तभी तो इसका नाम एटॉन्सॉफ क्लिफोर्ड बेरी कंप्यूटर एबीसी, तभी इसका नाम पड़ा था। ठीक है, अब देखेंगे तो इनका नाम अगर हम ध्यान रखें, जो ये कंप्यूटर है इसी कंप्यूटर के नाम पर साथी ये दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। एक जन है, इनका नाम है साथी जॉन एटॉन्सॉफ ना, जॉन एटॉन्सॉफ जिसके नाम पे ये ए पड़ा है सॉफ, और इन्हीं के साथ थे जो मिलकर के मतलब काम करते थे साथी क्लिफोर्ड बेरी साहब, क्लिफोर्ड बेरी, इसलिए इसका नाम यहाँ से एटॉन्सॉफ से ए लिया गया, यहाँ से बी लिया गया, और सी से कंप्यूटर था, सी से क्या था कंप्यूटर था।
तो ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ध्यान रखिए, जिसको 1939 में साथी बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और इंफॉर्मेशन है। एक व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक है हरमन होलेरिथ। इन्होंने क्या किया, तो अभी जिसके पंच कार्ड की हम लोग चर्चा करते हैं, ये जो पंच कार्ड है ये इन्होंने ही बनाया था। तो याद रखिएगा, हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड बनाया था। इनके द्वारा इस साथ ही सेंसर टेबलर नामक एक युक्ति बनाई गई थी। ये विद्युत से चलता था। सेंसर टेबलर ये भी एक गणित, मतलब कंप्यूटर का समझिए, ये लोग कुछ पाठ पुर्जा ही समझिए इस तरह से, जैसे कैलकुलेटर टाइप का, ऐसा ही कुछ इन्होंने बनाया 1890 में, जो कि किससे चलता है, विद्युत से चलता था। तो अगर आपसे पूछे कि सेंसर टेबलर कौन बनाया, तो क्या नाम देंगे, हैं? मेरा नाम बताइएगा नहीं, 1890 में बताइएगा, हरमन होलेरिथ बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने पंच कार्ड बनाया। ठीक है, पंच कार्ड अगर आपसे पूछे कि किसने बनाया था, तो जवाब होगा हरमन होलेरिथ। एक व्यक्ति है हार्वर्ड आइकेन, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। उस समय आईबीएम नाम की कंपनी हुआ करती, आज भी है साथी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन से आप लोग बोलते हो। इनके सहयोग से विश्व की पहली पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी का आविष्कार किया गया। यानी मार्क वन का आविष्कार इनके द्वारा किया गया। मार्क वन है क्या, पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी, यानी पूरी तरह से स्वचालित विद्युत यांत्रिकी है। और मार्क वन की खोज किसने करी हुई है, तो हार्वर्ड ने करी हुई है। इनकी किसके सहायता से, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की सहायता से। एक और वैज्ञानिक है जॉन एटॉनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी। इन्होंने क्या किया, 1939 में संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे हम लोग एबीसी के नाम से जानते हैं। एबीसी का मतलब साथी एटॉनसॉफ बेरी कंप्यूटर है। क्लियर है ये बातें? अगला, इन्हीं का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए, आगे चल के साथ ही कंप्यूटर की दुनिया में एक नई दुनिया जुड़ जाती है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जुड़ रही है। साथ ही 1946 में पहला कंप्यूटर बन रहा है। कहा जा सकता है कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो अगर आपसे पूछे पूछे कि दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, पूरी तरह से साथी ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा साथी ENIAC है। ENIAC को बनाया किसने था, अमेरिका के दो वैज्ञानिक हैं, 1946 में बनाया था इन्होंने, जेपी एकर्ट और जॉन मुचाली इनका नाम है। जेपी एकर्ट और जॉन मुचली इनका नाम है साथी। तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा साहब, है ना। आगे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी। अच्छा, अब देखिए हम आ गए साथी कंप्यूटर का इतिहास। अब देखा जाएगा कंप्यूटर का अब तक अगर आप देखेंगे तो 5 जो है साथी, 5th जनरेशन हो चुका है, यानी 5वीं पीढ़ी इसमें साथी चल रहा है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं साथी, है ना। और एक से पहली पीढ़ी थी, इसी तरह से पहली पीढ़ी आई साथी, फिर इसी तरह से दूसरी पीढ़ी बनी, फिर तीसरी पीढ़ी बनी, ठीक है सब, फिर चौथी पीढ़ी बनी, फिर उसके बाद साथी 5वीं पीढ़ी बनी। तो अब देखा जाएगा कि क्या-क्या पीढ़ी है और कैसे-कैसे चीजें होती थी। तो कह रहा है कि भैया जब पहली पीढ़ी कंप्यूटर थी, तो इसमें जो मेन मेमोरी थी, मेमोरी कितने प्रकार की, 2 मेमोरी, एक तो मेन मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी ही साथी कंप्यूटर की स्पीड पर इफेक्ट डालता है। मेन मेमोरी आप देखेंगे तो जितना हैवी होगा, जितना अच्छा होगा, उतने ही बेहतर रूप से साथी काम हो जाएगा, है ना। मेन मेमोरी का काम आगे आगे हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी का क्या काम होता है और द्वितीयक मेमोरी का क्या काम होता है। तो द्वितीयक मेमोरी तो स्टोर करता है, लेकिन प्राथमिक मेमोरी साथ ही प्रोसेस करने में भी मदद करता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब प्राइवेट पहली पीढ़ी का जब कंप्यूटर बनाया गया साथी, तो उसमें कहा जो मेन मेमोरी थी वो कैसी थी और क्या करती थी। तो पहले तो याद रखेंगे कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कब से कब तक था, इस समय याद रखना कब से कब तक है, 1942 से लगा करके 1955 तक। ये यहाँ पे पहली पीढ़ी कंप्यूटर का ये समय है साथी, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो भारी भरकम, जैसे इस समय तो आप देखेंगे छोटा सा चिप होता है, रैम रोम, है ना। उस समय जब इस समय आप देखेंगे तो एक भारी भरकम यानी निर्वात ट्यूब लगाते थे, बहुत बड़ा होता था। इसको गर्म करने के लिए तो बहुत ज्यादा बिजली लगता था, जिसे आप लोग वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हो, वैक्यूम ट्यूब बोलते थे। और इसका साथी प्रयोग स्टार्टिंग में किया गया, और भारी सा एकदम मशीन था, बहुत बड़ा था साथी, है ना। मतलब कमरे में उसको रखना पड़ता था, उसको ठंडा करने के लिए समझिए इतना ज्यादा उसको पानी और बिजली देना पड़ता था कि उसी में लोग परेशान हो जाते थे, 2-2 3-3 दिन लग जाता था, तब जाके काम चलता था। पर स्टार्टिंग में, आज हम हंस रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ी बात थी साहब, किसी ने इसको बनाया था, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे मेन मेमोरी के रूप में। यानी अगर आप देखेंगे
अच्छा, ध्यान रखिए, गलती हो जाएगा। ये जो वैक्यूम ट्यूब है साथी, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, मेन मेमोरी हमसे पूछा हुआ है, जबकि जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है ना, इसे हम लोग प्रोसेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा-सा एकदम अलग करिएगा साथी, कि वैक्यूम ट्यूब से क्या था, तो इसे थोड़ा-सा अलग करिएगा। 2 चीज़ें होता था कि इसका प्रयोग वैक्यूम ट्यूब का किसी चीज़ को प्रोसेस करने में, है ना? नहीं तो मेन मेमोरी में जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना? प्रोसेसिंग करने के साथ-साथ में यहाँ पे ध्यान रखना होगा एक पॉइंट को और, प्रोसेसिंग करता था और जो सर्किटरी काम होता था, उसमें साथ ही इसका यूज़ होता है वैक्यूम ट्यूब का। लेकिन हमसे सवाल ये पूछा कि जो इसकी मेन मेमोरी थी, उसमें क्या हम इस्तेमाल करते थे? तो देखिए, मेन मेमोरी के रूप में 2-3 युक्ति का ये लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। कौन-कौन सा है उसे समझिएगा। 3 युक्ति का यहाँ पे नाम याद रखिएगा। एक तो आपका है था मर्करी डिले लाइन, है ना? मर्करी डिले लाइन, इसका प्रयोग किया गया। डिले लाइन, है ना? इसका प्रयोग किया गया साथी। दूसरा था, क्योंकि अभी आगे चल के आप देखेंगे तो सेकेंडरी वोकल थर्ड डी में तो आईसी-ऊसी ये सब इस्तेमाल होता रहेगा। पहले में जो है वैक्यूम ट्यूब ही इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा जो था साथी, वो था विलियम्स ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है मुख्य मेमोरी के रूप में, विलियम ट्यूब। और तीसरा यहाँ पे याद रखेंगे, जिसका आगे इस समय वर्जन रूप है साथी, मैग्नेटिक ड्रम। तीसरा जो था, इसे वैसे बना लीजिएगा, हो जाता है, बस गलती नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है? मैग्नेटिक ड्रम। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 3 तरह की यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी थी पहली वाली पीढ़ी के कंप्यूटर में, जिनका इस्तेमाल किया जाता था अलग-अलग तरीके से। एक तो मर्करी डिले लाइन, दूसरा विलियम्स ट्यूब और तीसरा मैग्नेटिक ड्रम। अब आप मैग्नेटिक ड्रम यानी चुंबकीय ड्रम, अब बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डिस्क नहीं था, ड्रम था, तो चुंबकीय ड्रम हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है? अब देखेंगे, अगर हम बात करें थोड़ा सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, तो इसमें हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है। आकार में क्या थे, बड़े थे और ज्यादा उष्मा खर्च करते थे। निर्वात ट्यूब को साथ ही ठंडा करने के लिए काफी ज्यादा एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी। सभी निर्देश और सूचनाएं हालांकि अभी बाइनरी नंबर के रूप में ही संग्रहित किया गया, कहा जा सकता है कि मशीनी भाषा के रूप में ही दिया गया साथी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी के रूप में अगर आप देखेंगे तो मर्करी डिले लाइन, विलियम्स ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पर गलती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे रात से आप जानते हैं कम से कम 4-5 क्लास कराते हैं, तो थोड़ा सा इसकी वजह से कभी कभी, लेकिन गलत नहीं होना है। अगर आपको लगे तो कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज कमेंट बताइए, करिएगा, तुरंत उसको सही किया जाएगा, है ना? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण क्या थे? तो इसमें निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया गया, क्या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या पंच कार्ड पे बेस्ड है? तो बिल्कुल, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का ही प्रयोग किया जाना है, बिल्कुल ये भी सही है। संग्रहण के लिए क्या ये लोग चुंबकीय ड्रम का प्रयोग कर रहे हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ सर। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है? देखिए, पहली पीढ़ी की बात हम करेंगे तो इन्हीं एक कंप्यूटर, ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था साथी, और इसी के निर्माण के साथ जो है साथी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर शुरू हो जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हो रहा है, पंचकार्ड पर बेस्ड है, चुंबकीय ड्रम का प्रयोग कर रहे हैं, मशीनरी भाषा बाइनरी नंबर दिया हुआ है, गणना साथी वो मिली सेकंड में हो रहा है, काफी कम समय में हो रहा है। इन्हीं एक एडवेक और यूनिवेक फर्स्ट, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। सवाल एक पूछता है कि इन्हीं एक में क्या प्रयोग किया गया था, तो जवाब होता है साथी इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछे कि एडवेक में क्या प्रयोग किया गया, आईसी किया गया कि क्या, तो आप बताना इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था। जबकि यूनिवेक 1 में क्या लिया गया है, तो आप बताना वैक्यूम ट्यूब लगाया गया है। क्लियर है मामला? अगला, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है? अब देखिए, दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया तो उसमें क्या है, वैक्यूम, भाई वैक्यूम ट्यूब तो बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहा था, बहुत ज्यादा पानी वगैरह ले रहा था, उसको रिप्लेस किया गया साथी, और उसकी जगह पे क्या लगाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, दूसरी पीढ़ी में ही साथी ट्रांजिस्टर लगा जाता है। ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके आप कई जगह देखते होंगे, कभी आप अपना कोई सर्किट खोलिएगा तो उसमें ऐसे करके साथी होता है ट्रांजिस्टर, 2 पैर लगा रहता है, वो जो है उस सर्किटवा के अंदर में लगाया जाता है। आप देखे होंगे ना, बहुत सारे उक्ति आप देखे होंगे, जैसे इसमें लगा ट्रांजिस्टर 2 पैर रहता है, फिर उसमें जो ऐसे टाँका दे करके लगा दिया जाता है ना? तो इस तरह से ट्रांजिस्टर का प्रयोग साथी किया गया, यानी ट्रांजिस्टर अगर आप देखें तो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा के थोड़ा-सा कम है कि नहीं है? उसकी जगह पे साथी इसका प्रयोग किया जाने लगा, ये सस्ता भी था, कम बिजली की खपत, लेकिन ये छोटका-छोटका अब तो लगा है ना, अब तो हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगता है, छोटा-छोटा, बहुत छोटा-छोटा लगता है। लेकिन उस समय बहुत बड़का-बड़का ट्रांजिस्टर था साथी, है ना? ध्यान रखिएगा। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब किया गया? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, ये वाली पॉइंट याद रखना होगा।
और दूसरी पीढ़ी का समय कितना था 1955 से 1964 तक। इसे थोड़ा ध्यान रखना, 55 से 64 तक है। और इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे, जो कि सस्ता भी है और कम बिजली लेता है वैक्यूम टेप की अपेक्षा करें। तो चलो बड़का बड़का वैक्यूम टेप हटा, ट्रांजिस्टर साथ ही आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे याद रखेंगे, अब जो है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाएगा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए, सॉफ्टवेयर को रखने के लिए साथी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, जो कि मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये भी अब धीरे धीरे काम आगे कर रहा है साथी, है ना। अब धीरे धीरे हम लोग रैम रोम की तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं साहब, ठीक है। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी पर जो सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाने लगा, ताकि डाटा और सॉफ्टवेयर का भंडारण मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी से होने लगा, यानी इसके लिए मैग्नेटिक टेप लगने लगा और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। अलग से ऐसा नहीं है कि जो है कार्डबोर्ड लगा जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज की थोड़ी सी यहाँ पे बात बढ़ी साथी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोगों ने एक अच्छा खासा उच्च स्तरीय भाषा असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करना सीख लिया था, ठीक है। याद रखेंगे तो दूसरी जो हमारी जो पीढ़ी थी, इस पीढ़ी में साथी अब असेंबली लैंग्वेज वो इस्तेमाल की जाने लगी है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे दूसरी पीढ़ी में साथी हम लोग असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, पहली पीढ़ी में नहीं, ध्यान रखिएगा। उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग सेकंड जनरेशन से होने लगा साथी। इसको लिखने के लिए मॉनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे याद रखने में आसानी होता है। अब देखिए इसमें IBM 1401 इसके अंदर असेंबली भाषा थी, यूनिवेक के अंदर PDP 8 इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे साथी। याद रखेंगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किस वक्त तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ, यानी तीसरा पीढ़ी कब आया। तो 40 से 56 तो होगा नहीं, क्योंकि 55 के बाद आएगा, जाहिर सी बात है साथी। तो 57 से 62 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 55 के बाद आप देख ही रहे हैं क्या हो सकता है, आप बताइए। अगर सटीक जवाब देखा जाए तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर साथी पूछ रहा है। 55 से 65 तक आपने देखा था साथी कि दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हमारा चल रहा था, ठीक है। आपने भी ऊपर देखा था कि 1955 से 1964 तक दूसरा पीढ़ी चला, 64 के बाद साथी 65 आया होगा, जाहिर सी बात है। 64 के बाद क्या होगा, 65 आया होगा, ध्यान रखिएगा। तो 65 यानी 1965 से लगा करके आगे तो और कहीं 1965 दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 73 आ गया। सिर्फ एक ही जवाब है। तो 65 से लेकर के साथ ही 1974 तक, कहीं कहीं इसको 71 भी लिख देते हैं, कहीं कहीं 73 भी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसा लिख देते हैं भाई, कहीं कहीं 72 भी लिख देते हैं। तो याद रखना ये सब लिख देंगे भैया, कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम वाले कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको याद रखना 1965 के बाद ऐसे बना है, इसको ध्यान रखना, तीसरी पीढ़ी का। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा सर, यहाँ पे करेक्ट आंसर। सी दिया है, गलत है, सही कर लीजिएगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में साथी जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आई, अब हम लोग साथी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ चिप का प्रयोग करने लगे, यानी आईसी का प्रयोग अब होने लगा साथी। और आप जानते हैं ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है साहब, है ना। अब जो है साथी इसमें जो आईसी लगता है उसी का प्रयोग किया जाने लगा साथी। और इसमें जो है दो चीजों का विकास हुआ है, एसएसआई और एमएसआई। आईसी के अंदर आप देखेंगे दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, एसएसआई जिसे बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एक होता है साथी एमएसआई। तो अगर आपसे पूछे कि एमएसआई क्या है, तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये दोनों है क्या, तो इंटीग्रेटेड मतलब इनकी सहायता से चिप के अंदर बहुत सारी चीजें बनाई जाने लगी साथी, है ना। छोटे छोटे डिवाइसेस के रूप में ये काम करने लगे, एसएसआई और एमएसआई। तो याद रखेंगे इससे स्पीड भी बढ़ा। और इसी समय तीसरी जनरेशन में हमने कंप्यूटर कीबोर्ड और मॉनिटर का मतलब धीरे धीरे इस समय जो चल रहा है वो प्रचलन स्टार्ट हो गया साथी, है ना। इस समय आप देखेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर की गति में साथी क्या होगी, वृद्धि होगी। इस समय आप देखेंगे एचएलएल में यानी हाई एच लैंग्वेज में आप देखेंगे साथी, तो उच्च स्तरीय भाषा में अगर आप देखें तो PL1 पास्कल और बेसिक जैसे लैंग्वेज का आविष्कार हो जाता है, यानी विकास हो जाता है। यानी तीसरे पीढ़ी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा हम लोग डेवलपमेंट देखने को पाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब साथ ही आ जाएगा समय चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का। कह रहा है कि किस पीढ़ी में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा है, तो आप मुझे तीनों बताइएगा माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लगा है, किस वाली पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग आप कर रहे हैं। भाई आईसी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। दूसरे में आईसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर नहीं, दूसरे में आईसी का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे। पहले में तो हम लोग वैक्यूम ट्यूब लगाए थे, और दूसरे में क्या लगाए थे, ट्रांजिस्टर लगाए, तीसरे में क्या लगाए, आईसी लगाए। चौथी पीढ़ी में साथ ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना होगा, डी सॉरी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर,
माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग साथी किया गया चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में। देखिएगा, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा और इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी वीएलएसआई का प्रयोग किया गया। इससे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई साथी, है ना। माइक्रो प्रोसेसर के जब आया उसके बाद ही साथी जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं, जो हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटर हैं, उनका जन्म हो गया साथी। यानी अब जो छोटे छोटे कंप्यूटर हैं वो हमारी चौथी पीढ़ी यानी 1975 से 1989 के बीच में बना। और इसी समय हमारे यहाँ उस समय राजीव गांधी जी हुआ करते हैं, मतलब अभी तो इंदिरा जी का समय था, लेकिन राजीव गांधी जी के समय में साथी हमारे यहाँ भी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर भारत में आया। आज तो भारत क्या ही कहा जाए, किस हालत पे पहुंच गया है कि भगवान ही बेड़ा पार लगा इसका। कभी भी कोई भी देश इतना कमजोर हो गया है, जो है क्या ही बताया जाए, अमेरिका के पक्ष में बार बार झोंकता चला जा रहा है। लेकिन उस समय सोचिए चौथी पीढ़ी का जब कंप्यूटर बन रहा है, हमारे यहाँ राजीव गांधी जी के द्वारा लाया जा रहा है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, स्पष्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ के द्वारा 1971 में यानी 1971 में साथी किया गया था। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। इस समय उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यानी लैन और वैन का भी विकास होता है, वो चौथी पीढ़ी के समय होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये सब लिखना नहीं चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप लोग जो इसका टेस्ट सीरीज का जो हमारा ग्रुप चल रहा है उसे आप ज्वाइन करिएगा, जहां से आपको ये सभी के सभी कंप्लीट पीडीएफ साथी मिलते रहेंगे। और वहां पे हम ऐसे ही आपको 3000 क्वेश्चन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पे ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर सकते हैं 88816816 यहाँ पे साथ ही हम आपको वीडियो दे देंगे, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। मेरा नंबर है 88816816, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए और बोल दीजिए सर हमें लेखपाल वाले ग्रुप में आप जोड़ दीजिए। 3000 क्वेश्चन साथी ऐसे ही एकदम निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसकी फीस तो वैसे अभी साथी जो इसकी फीस है अगर आप देखेंगे तो 3000 क्वेश्चन के लिए साथी ये फीस तय किया गया है। इसका पीडीएफ साथी कर सकते हैं। यकीन मानिए कि इस फीस में साथी सिर्फ टाइपिंग चार्ज ही निकल पाता है, इसमें मुझे कोई लाभ नहीं होता। इसे आप टाइपिंग चार्ज कर सकते हो, पर अभी भी अगर कोई ज्वाइन करता है तो मेरे नाम पे उसके डिस्काउंट दिया जरूर जाएगा साथी। इसमें मैंने अभी जो है कुछ दिन के लिए साथी ये 100 RS ऑफ किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको फीस मात्र इतना ही पेड करना पड़ेगा। ठीक है, पर ये ज्यादा लोग के लिए नहीं होगा, जैसे ही 400-500 लोग ऐड हो जाएंगे उसके बाद हम ये साथी फीस फिर से इसका यही कर दिया जाएगा या फिर इसमें एडमिशन ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फीस होगी और इसमें 3000 डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन आपको साथी प्रोवाइड करा जाएंगे। जो ये एक्सप्लेनेशन है इसको फिर से रीटाइप करके गलतियों को सही करवा के किताब की तरह आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जाके ताकि आप उसको प्रिंट कर सको और उसका अच्छे से आप रिवीजन कर सको। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत बड़ी राशि नहीं है, आप सोच के देखिए 3-4 महीने आपके साथ मेहनत की जाएगा। ठीक है, कह रहा साथी कि उन्नत तकनीकों, हाई टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब अभी तक पीछे था क्या? नहीं, ये सब वर्तमान के कंप्यूटर में नहीं, जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है उसके अंदर साथी ये सब देखने को मिलता है। यानी जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? सी होगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर तो 1989 से जो अब तक चल रहा है उसमें है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का साथ ही विकास हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया है। और इस समय नेटवर्किंग के क्षेत्र में इसमें इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हो चुका है साथ ही। ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क ये सब प्रयोग में किया जाएगा भंडारण के लिए, है ना। मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग किया जा रहा है साथ ही। नए कंप्यूटर में इसमें कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी एआई डालने की पूरी प्रयास चल रही है, एआई पर काम करने की पूरी प्रयास चल रही है। बार बार आप देख रहे हैं एआई एआई एआई, हर काम सुबह साथ ही एआई की मदद से करने की प्रयास हो रही है। तो ये था हमारी कंप्यूटर का कुछ विकास। अब हम थोड़ा सा कुछ अलग की बातें 4-5 क्वेश्चन में करते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। करा कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है आईसी, उसका आविष्कार किसने किया था? साथ ही याद रखेंगे एक व्यक्ति हैं जॉन वर्डिन, विलियम साकले और वाल्टर ब्रेटन। विलियम साकले, वाल्टर ब्रेटन, इन तीनों लोगों ने मिलकर के, लेकिन नाम सिर्फ एक ही का दिया हुआ है, जॉन वर्डिन। इनके द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। कमेंट करिएगा तुरंत जाकर के किस जनरेशन में आईसी प्रयोग किया गया, तुरंत कमेंट करिए। ट्रांजिस्टर का आविष्कार आप जानते हैं साथी, ये 1947 में। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट पूछा है क्या? हमने गलत कर दिया, ओहो काहे ऐसा हो रहा है बार बार। इंटीग्रेटेड सर्किट पूछा और हमने ट्रांजिस्टर पे लगा दिया है, बहुत बढ़िया। मुझे भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। जैक किल्बी ने किया था सर, जैक किल्बी और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, रॉबर्ट नोई। ठीक है, रॉबर्ट नोई, माफ करिएगा यार, पता नहीं कैसे गलती हो जा रहा है, लेकिन ये अंतिम गलती अब नहीं होगा। जैकब किल्बी, ठीक है, या जिन्हें हम जैक किल्बी भी बोलते हैं, किल्बी भी बोलते हैं, किल्बी या जैक किल्बी, है ना, जैक किल्बी बोलते हैं।
इन्होंने आविष्कार किया था आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का, यानी पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अच्छा होता है कि एक्सप्लेनेशन में मैं पहले बोल के लिखवा देता हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन से जो है चीजें सही की जा सके। ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे 1947 में 3 लोग का हेल्प होता है इसमें, एक तो वाल्टर ब्रेटन का, बार्डिन का और विलियम शाक्ले का। ये लोग मिलकर ट्रांजिस्टर बनाते हैं। जबकि आईसी आप देखेंगे तो 1958 में अस्तित्व में आता है, जैक किल्बी, रॉबर्ट नोई, ये लोग मिलकर के हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, अच्छा ध्यान आ गया क्या क्या था, कर इसके बारे में सही। इस अवधारणा का प्रतिपादन जॉन वन न्यूमैन ने किया, पहले हमने डिस्कस किया था। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है और उसका प्रयोग कंप्यूटर अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के करता है। ये बात सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। जवाब हो जाएगा आपका सी यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, अगर हम बात करेंगे स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर या कॉन्सेप्ट को लेकर के साथी, जिसे हम संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा भी बोलते हैं, इसे न्यूमैन के द्वारा 1945 में जब एडीवीएसी कंप्यूटर डिजाइन किया जा रहा था उस समय दिया गया था। यानी जॉन वन न्यूमैन ने 1945 में जब एडीवीसी बन रहा था कंप्यूटर, तो उस समय इन्होंने स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा प्रस्तुत की थी 1945 में। और आपको पता होगा 1900 कब से 42 से लेकर के आप 45 कह लीजिए, और यहाँ से 55 तक साथी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी एडवेक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था जब बन रहा है, तभी न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट दिया और आज का सारा कंप्यूटर इस पे चल रहा है। ठीक है, अतः इसे हम साथ वन न्यूमैन के कारण वन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, जितने प्रोग्राम होते हैं और जितने डेटा होते हैं दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। यह आर्किटेक्चर आधुनिक कंप्यूटर के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। साथ ही स्पष्ट रहे कि पहले जो है साथ ही हार्वर्ड आर्किटेक्चर प्रयोग किया जाता था। इसमें प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी ये दोनों अलग अलग होती थी, यानी हार्वर्ड आर्किटेक्चर में दोनों अलग अलग होती थी। ठीक है, याद रखेंगे आज के लगभग में जितने कंप्यूटर हैं सब कुछ स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो कि पहली पीढ़ी के दौरान ही दिया गया था। अगला, आगे चल के साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC 5150 लॉन्च किया। उस समय आप देखेंगे जब ये बन रहा साथी 1981 का समय है, जब IBM PC 5150 ये पहला पीसी है साथी, यहीं से इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद बहुत सारा पीसी आने लगा, है ना। इसे यही गार्ड है कि भारत में जो पीसी वो जो है ये राजीव गांधी के समय में आया था। तो आईबीएम ने पहला पीसी लॉन्च किया था, ये समय साथ ही 1981। ये सब तो कभी हो ही नहीं सकता, नहीं तो इंदिरा भी लाती। तो 1981 है, इसे याद रखें। ठीक है, तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। तो अगर आपसे पूछेगा इसे सवाल की आईबीएम पीसी 5150 कब अस्तित्व में आया, 1981 जवाब दीजिएगा। ठीक है, इनियक 1945 में आया, तो 1945 से 55 पहली कंप्यूटर, तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर इनियक था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रोफेसर एकर्ड और जॉन मुस्ली ने किया आविष्कार। 1981 में आईबीएम ने पहला पीसी लॉन्च किया जिसका नाम था आईबीएम पीसी 5150। इस पर्सनल कंप्यूटर में इंटेल 8088 प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट का एमएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी है साथ, ऑपरेटिंग क्या लिखा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगला सवाल है, सोचिए एक का सोचिए के साथ मिलान करिए, आंख बंद करके जवाब दीजिए। भैया मैं इसका जवाब नहीं देने वाला हूँ। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ था, वो वैक्यूम ट्यूब कहाँ है, वैक्यूम ट्यूब ए का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा है, इतना हलवा सवाल। दूसरी पीढ़ी आया तब क्या लगाया गया, ट्रांजिस्टर, बी का चौथा। तीसरी पीढ़ी में हो, तीसरी पीढ़ी में आपको आईसी, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, है ना। उड़ा दीजिए ऐसे ऐसे सवाल को ना, देखते हुए उड़ा दीजिए, है ना। पांचवी पीढ़ी में तो यूएलएसएल और एसएसएल, सुपर लार्ज, ULSI, SLSI, आई को लास्ट में लिख दीजिए, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत का पहला जो कंप्यूटर है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया, सही है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है साहब, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सी वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। ठीक, कोई डाउट तो याद रखेंगे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता का मतलब ये होगा कि ज्यादा लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, और का कंप्यूटर थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, नहीं, ज्यादा लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया साथी कंप्यूटर साक्षरता, है ना। सूचना का क्या मतलब होता है, देखिए जब हम अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया जो डाटा होता है, अर्थपूर्ण उसका कोई वैल्यू निकलता है, उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जबकि डाटा अव्यवस्थित होता है। ईसीएस साथ ही बैंक में प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये बैंकिंग शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूरा नाम आपसे पूछ लेगा ईसीएस क्या है तो उसको बता देना, ठीक है।
भारत का पहला कंप्यूटर आप जानते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में लगाया गया था, और देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला इसमें मल्लमपुरम केरल में है। यानी यहाँ पे ज्यादा लोग जो है साथी वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को आप तो पता है, इस पर चर्चा हमने कर लिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेली, 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, WORM अभी तो ऊपर चर्चा किया था रोम का है? नहीं, राइट वंस रीड मेनी। इसको लोग पता है क्या जवाब लेकर के आते हैं? इसको लोग मार के आते हैं राइट रीड मेमोरी या रीड मेमोरी, कुछ भी मार के आते हैं, लेकिन इसका जवाब होता है साथी राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। कुछ पूरा नाम दे रहे हैं, इसको जरा रट के आना, तो आज आप लोग रट लेना इसको जरूर। WRM का अगर आपसे आएगा तो बताना राइट वंस रीड मेनी। CUI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, जबकि ग्राफिक यूजर इंटरफेस दोनों में अंतर है। GUI वो CUI है। पेपर में आ जाएगा तो GUI और CUI के ध्यान देना, तो गोला गलत भर जाएगा, इसमें पक्का गलती कर देंगे, है ना। तो GUI और CUI अगर दोनों पेपर में ध्यान मेरे कहीं जब भी ऐसा आए, GUI तो 2-3 बार पढ़ना, कहीं CUI तो नहीं लिखा है, क्योंकि CUI पूछेगा तो कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस ये दोनों अलग अलग चीज है ना। जबकि MOEMS माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम पेपर में आया हुआ है। MOEMS माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये ऑटोकैड वाले करते हैं जो पॉलिटेक्निक वगैरह पढ़ते हैं। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट सबको पता है। POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये भी पेपर में आया हुआ है। यूनिवर्सल सीरियल बस ये पेपर में कई बार आ चुका है, पूछा जा चुका है। चलिए आपसे मिलते हैं साथी हम अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।